गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाफिंग चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, जो या तो प्रीवियस ईयर के अंदर हमें आ चुकी हैं या इन फ्यूचर इसके आने के बहुत ज्यादा क्या है चांसेस है। तो मैंने सबको मिलाकर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज इस वीडियो के अंदर क्या की है, कवर की। और अगर आपको बेसिकली इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाओ डिटेल के अंदर उस चैप्टर को स्टडी करो और फिर जाकर इस इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को देखो, जिससे आपको कंप्लीट इस चैप्टर के बारे में जो जो चीजें आनी है वो पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी और कैसे केस स्टडीज को आपको सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किसको समझेंगे, स्टाफिंग क्या होता है। देखो स्टाफिंग मतलब क्या था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये भी क्या है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन ही है, क्योंकि सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि क्या एक्चुअल में काम करना है। प्लानिंग के बाद क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और सबको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं कि कितने डिपार्टमेंट है, कौन कैसे काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टाफिंग के अंदर ये फाइंड आउट किया जाता है कि भाई उन डिपार्टमेंट्स के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है ताकि वो गोल अचीव हो सके। तो स्टाफिंग मतलब क्या होता है, लोगों को चुनना, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का एक प्रॉपर क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें आप आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या करते हो, मैन पावर रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, किसको, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। देन रिक्रूटमेंट की जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, फिर सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर प्लेसमेंट की जाती है, फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसके बाद उनकी एक सैलरी फीस करके उनको काम किया जाता है, ठीक है ना। तो एक स्टाफिंग प्रोसेस। अब स्टाफिंग के अंदर बेसिकली हम स्टाफ कैसे चुन सकते हैं, तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। कौन सा, एक तो इंटरनल सोर्स हो गया हमारे पास, दूसरा कौन सा हो गया, एक्सटर्नल सोर्स हो गया। अब इंटरनल सोर्स में हम कैसे कर सकते हैं, या तो प्रमोशन के हिसाब से कर सकते हैं या ट्रांसफर के हिसाब से कर सकते हैं। और एक्सटर्नल हमारे पास बहुत सारे सीधे होते हैं, जैसे कैजुअल कॉलर्स हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया। इन सबसे भी हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, रिक्रूटमेंट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। अब सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे एप्लीकेशन आ रखी है उनको स्क्रीन करते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, लोगों को बुला के उनके टेस्ट लेते हैं, फिर इंटरव्यू करके उनको सिलेक्ट करके उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड कर देते हैं। अच्छा, सिलेक्शन करने के बाद क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे उनको। अब ट्रेनिंग भी दो टाइप की होती थी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या थे, जॉब पर रहते साथ ट्रेनिंग देते थे, तो एप्रीसेंटिंग प्रोग्राम या जॉब रोटेशन ये कर देते थे हम। या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी कि वेस्टिब्यूल स्कूल्स बनाते थे, एक नकली फॉर्मेट तैयार करके उसके हिसाब से क्या दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये सारा कुछ हमारे पास किसके अंदर करते थे हम, स्टाफिंग चैप्टर के अंदर। चलो, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था, कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारी वीडियो क्या है कि MOT Limited is a highly reputed company and many people wanted to join this company. The employee of this organization are very happy, मतलब बहुत खुश हैं उनके एम्प्लॉय, and they discussed how they came in contact with the organization, मतलब वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट में आए। आशीष said that he was introduced by the present quality manager, Mr. शर्मा। मतलब उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसका एक दोस्त था क्वालिटी मैनेजर मिस्टर शर्मा। और अमन ने क्या बोला कि ही डायरेक्टली कॉल्ड फ्रॉम IIM अहमदाबाद, फ्रॉम वेयर ही वाज अबाउट टू कंप्लीट हिज MBA। द अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रही है, तो देखो लोगों को रिक्रूट करने के बारे में बात की जा रही है, तो यानी कि किसके बारे में बात की जा रही है इसके अंदर, स्टाफिंग। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब स्टाफिंग के बारे में बात की जा रही है। चलो तो अगली केस स्टडी देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। देखो, साहिल, the director of garment company, is planning to manufacture bag for the utilization of waste material of one of his garment. He decided that his manufacturing unit will be get up in rural area। मतलब उसने क्या डिसाइड किया कि रूरल एरिया ऑफ ओडिशा के अंदर हम लगाएंगे, वेयर पीपल हैव वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटी। मतलब लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, कम है, एंड लेबर इज अवेलेबल एट वेरी लो रेट, मतलब सस्ते रेट पे भी लेबर अवेलेबल हो जाएगी। He also thought of giving equal opportunity to men and women. For this he selected, मतलब इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, चटर्जी, इंद्रजीत कौर, असलम, सरबजीत एज हेड ऑफ द सेल्स अकाउंट परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट टू स्टेप्स दैट साइल हैज टू फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस। देखो अगले दो स्टेप कौन से होंगे प्रोसेस के अंदर। देखो स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि स्टाफिंग एक पूरा क्या है, प्रोसेस है जिसमें आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट से लेकर कैसे उसको सिलेक्ट करना है, पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़े।
तो देखो सबसे पहले आपको क्या होता है, एस्टिमेशन मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप क्या करते हो, मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हो। उसके बाद एनालिसिस करते हो कि कितने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट थी, तो एनालिसिस की गई। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, रिक्रूटमेंट की, मतलब लोगों को बहुत सारे बुलाया और अब सिलेक्शन तक हो गया। तो यानी कि क्या कर लिया आपने, सिलेक्शन तक कर लिया, कि सिलेक्शन तक आपने हो गया कि किसको, चटर्जी, इंद्रजीत कौर, असलम और सरबजीत को आपने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगले 2 स्टेप्स क्या होंगे, आगे आप क्या करोगे, अगला स्टेप क्या होगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, मतलब उनको उनकी जॉब के ऊपर प्लेस किया जाएगा और ओरिएंटेशन फैमिलियर करवाया जाएगा। किसके साथ फैमिलियर करवाया जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं ना, उनको बताया जाएगा कि दीज आर न्यू हेड्स ऑफ द सेल परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको उनके काम की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी ओवरऑल स्किल्स को इंप्रूव किया जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट की जाएगी। तो किन स्टेप्स के बारे में बात की गई है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और इससे पहले कौन से हो चुके हैं, कौन से हो चुके हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एनालिसिस, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो ये चारों हो चुके हैं और अगले 2 ये करने हैं। चलो, तो नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास क्या है कि भगवती इंटरप्राइज इज अ कंपनी इंगेज्ड इन द मार्केटिंग ऑफ एयर कंडीशनर की मार्केटिंग करती है, ठीक है ना। और द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है जिसके 4 मेन फंक्शंस, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड स्टाफिंग डिपार्टमेंट। As the demand for the product grew, company decided to recruit more people, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से कंपनी ने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, और लोगों को रिक्वायर्ड करेंगे। तो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच विल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू फाइंड आउट द नंबर एंड कितने लोग चाहिए और किस टाइप के पर्सन अवेलेबल हैं, सो दैट कंपनी को डिसाइड एंड रिक्रूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ध्यान से देखना, इस केस के अंदर पूछा क्या है, इस केस स्टडी से कुछ नहीं पूछा उन्होंने ये पूछा है कि किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, वो कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करो विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी कि एचआर मैनेजर जो लोगों को सिलेक्ट करता है, टू फाइंड आउट द नंबर, कितने लोग एंड कितने टाइप ऑफ पर्सन आर अवेलेबल, सो दैट ही कुड डिसाइड एंड रिक्रूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन फॉर ईच डिपार्टमेंट। यानी कि वो बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वर्क फोर्स एनालिसिस, यानी कि किसको एनालिसिस करना है, उनको वर्क फोर्स को एनालिसिस करना है कि भाई किस किस हिसाब से किस किस टाइप के लोग हमें चाहिए, किस टाइप की वर्क फोर्स हमें चाहिए, उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, आगे लोगों को रिक्रूट करेंगे। तो इसके अंदर क्या किया गया है, देखो वर्कलोड का मतलब क्या होता है, वर्कलोड वो ये चेक करते हैं कि उनके पास एक्चुअल में कितने इंप्लॉइज काम, मतलब कितना वर्कलोड है उनके पास और उसी हिसाब से कितने इंप्लॉइज उनके पास काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे। तो दैट इज कॉल्ड वर्कलोड एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कि क्या कंपनी ओवरबर्डन है या अंडरबर्डन है। ओवरबर्डन मतलब क्या होता है, वर्कलोड एनालिसिस मतलब क्या होता है, तो वो ये बोलते कि बताओ कंपनी के पास जो एक्चुअली कंपनी को 1000 लोगों की रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन 1800 लोग काम कर रहे हैं, तो कंपनी क्या है, ओवरबर्डन है। या कंपनी को 2000 लोगों की रिक्वायरमेंट है और 1500 लोग काम कर रहे हैं, तो कंपनी क्या है, अंडरबर्डन है, तो 500 लोगों की और जरूरत है। उसके बाद किया जाएगा वर्क फोर्स एनालिसिस, मतलब किस तरीके के लोग क्योंकि जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है, वर्क फोर्स एनालिसिस कि किस किस टाइप के लोग हैं, किस किस टाइप के लोगों की जरूरत है। तो ये क्या किया जाएगा, ये बेसिकली किया जाएगा वर्क फोर्स एनालिसिस। तो किस कॉन्सेप्ट की बात की गई है, वर्क फोर्स एनालिसिस की बात की गई है। चलो, तो अगला हमारे पास क्या है कि एस्ट्रा बिल्डर हैज टू डिलीवर द फ्लैट्स टू इट्स बायर ऑन टाइम, कि एस्ट्रा बिल्डर को जो फ्लैट्स हैं वो डिलीवर करने अपने बायर को ऑन टाइम के ऊपर। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से देयर इज अ सडन रश ऑफ वर्क, मतलब अचानक से काम क्या हो गया, पड़ गया। देयरफॉर कंपनी नीड्स टू अरेंज वर्कर्स एट द साइट एट वेरी शॉर्ट नोटिस। द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच में यूज्ड बाय द कंपनी, देखो तो कंपनी क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं, इतना टाइम ही नहीं है, एम्प्लॉइज की रिकमेंडेशन, इतना भी टाइम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएगी, वो तो गवर्नमेंट शायद हो सकते हैं, शायद उनमें ना मिले, तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्ट रिक्रूट करेगी कि भाई जो भी आता है आए आए और फटाफट कंपनी का क्या करे, काम करे, बिकॉज शॉर्ट नोटिस के ऊपर है, कंपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगी। या इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हमें एक और ऑप्शन दिया होता, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करेगी, उससे डायरेक्ट लोगों को मिलवा लेगी। लेकिन अब हमने देखना है कि हमें आंसर क्या दिए हुए हैं, उसके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कंपनी डायरेक्ट रिक्रूट करेगी, क्योंकि शॉर्ट नोटिस के ऊपर और कोई तो मिलेगा नहीं। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग एम्प्लॉय फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर इट रिटेल आउटलेट, रिलायंस फ्रेश कंडक्टेड अ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम एट राजस्थान यूनिवर्सिटी।
ठीक है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एक रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चलाया। कंसीडर द वास्ट नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, ग्रुप डिस्कशन वर कंडक्टेड एंड द कैंडिडेट हु वर सिलेक्टेड हैड टू फेस द इंटरव्यू, देन दे वर ऑफर्ड जॉब। इफ दे पास सच इंटरव्यू, सच प्रोग्राम आर ऑफ्टन नोन एज, मतलब ये बेसिकली क्या किया जा रहा है, देखो एडवर्टीजमेंट दी गई नहीं, ये क्या किया गया, कैंपस रिक्रूटमेंट, 2 बार लिख दिया गया, कोई बात नहीं। कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो नहीं है, नहीं डायरेक्ट गए उठाया नहीं, कैंपस रिक्रूटमेंट करी, पहले गए उनसे बातचीत करी, उनका इंटरव्यू लिया, फिर उनके कैंपस के अंदर गए, वहीं से उनको प्लेसमेंट कर दी गई, तो दैट इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सृजा रन एन एनजीओ अंडर द नेम ऑफ सार्थक इन दिल्ली। सीधा क्या कर रही है, एनजीओ को रन कर रही है सार्थक दिल्ली के नाम से, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज्ड इन वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सर्विस टू ऑल काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली एनसीआर। मतलब क्या करती है वो, वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सर्विस प्रोवाइड है पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर कस्टम मेड पेपर स्टेशनरी आउट ऑफ रिसाइकल पेपर, मतलब रिसाइकल पेपर से भी कागज बनाते हैं वो, और इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशन को बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर वो क्या करते हैं, देते हैं। और उनकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट ऑफ सार्थक प्रोवाइडर अ लिंक टू कैरियर साइट, मतलब सार्थक नाम की एक वेबसाइट है जहां पर एक लिंक है जिसका नाम क्या है, करियर, विच इज द पीपल डिजायर ऑफ ज्वाइनिंग द एनजीओ, मतलब जो लोग उस एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं वो सिंपली जाकर सर्च करें और फाइंड आउट द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर देम, ठीक है। और एनजीओ ऑल्सो कीप अ डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट इन इट्स ऑफिस सो दैट जॉब सीकर में बी नोटिस्ड ऑफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी व्हेन दे अराइज। तो उन्होंने क्या बोला कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस स्टडी identify the two source of external recruitment being used by the सार्थक by quoting the line, मतलब 2 सोर्स रिक्रूटमेंट के बात की गई है, उसमें आपको कोट करना बताना है। तो देखो सबसे पहला तो सोर्स क्या होगा कि उनकी वेबसाइट है, क्या है, उनकी एक वेबसाइट है सार्थक लिमिटेड के नाम से, जहां पर वो जाकर लोगों को क्या बोलते हैं, चुन लेते हैं। तो इट इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। तो ये कौन सा सोर्स हो गया, ये इंटरनेट वाला सोर्स हो गया विच इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। तो एक तो उनके पास कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, वेब पब्लिशिंग। दूसरा उनके पास है डाटाबेस भी है, डाटाबेस में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो उनके पास पड़ी हैं, ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली कौन सा हो गया हमारे पास, ये हो गए कैजुअल कॉलर्स। क्या हो गए, कैजुअल कॉलर्स। क्यों कैजुअल कॉलर हो गए, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा सारा डाटाबेस पड़ा है जिसके अंदर उनके पास इतनी एप्लीकेशन पड़ी है, जब भी जरूरत होगी वो उनसे कॉल करके बुला लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर कौन होते हैं, जब आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ रखी होती है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उनको बुला लेते हो। और दूसरा इसमें क्या है, वेब पब्लिशिंग। क्या है, वेब पब्लिशिंग। तो 2 लाइनें हमने देखी पढ़ी, उनको कोट करके हमने कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फाइंड आउट किए, एक तो वेब पब्लिशिंग, दूसरा कैजुअल कॉलर। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ताज होटल एंड रिसोर्ट पैलेसेस इज ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस स्टडी इन विच द स्पिरिट, लॉयल्टी एंड रिसाइलेंस ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द 26/11 टेरर अटैक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन एग्जाम्पलरी डिस्प्ले ऑफ लीडरशिप। मतलब जो ताज होटल्स है ना, उन्होंने क्या देखा कि जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी के उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं वहां के, उनकी लॉयलिटी स्पिरिट जो थी वो 26/11 अटैक के टाइम पे उन्होंने एक एग्जाम्पल डिस्प्ले किया लीडरशिप को। उन्होंने एक ऐसा केस स्टडी वहां पर जाके देखा। इट वॉज फाउंड दैट टाटा ग्रुप गिव मोर वेटेज टू द वैल्यू सिस्टम ऑफ द कैंडिडेट। मतलब टाटा जो मोटर्स है, टाटा ग्रुप है, वो किसको ज्यादा वेटेज दे रहा है, किस इंप्लॉय को सिलेक्ट करने के टाइम पे वेटेज दे रहा है, जिसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब जिसकी एक पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो किस टाइप के सिलेक्शन टेस्ट टाटा ग्रुप फोकस करता है, वो किसको करता है, देखो इंटरेस्ट भी नहीं देखा जाता कि उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या है ट्रेड, मतलब क्या होता है, नॉलेज चेक करना कि उनको एग्जिस्टिंग बिजनेस में किस चीज की नॉलेज है। कोई साइकोलॉजी भी नहीं देखी जा रही कि वो मतलब उनका आईक्यू लेवल क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनकी क्या चेक की जा रही है, पर्सनैलिटी, कि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, कि अगर कल को ऐसा कोई अटैक होता है तो उस टाइम पे वो किस तरीके की लीडरशिप को फॉलो करेंगे। टाटा ग्रुप ये चीज क्या कर रहा है, इस चीज के ज्यादा वेटेज दे रहा है, मतलब इस टाइप का टेस्ट वो प्रेफर कर रहा है। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मिस्टर राम, एचआर मैनेजर ऑफ श्री केशव लिमिटेड, टेक टेस्ट ऑफ न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय फॉर अकाउंट्स वैकेंसी about their professional knowledge. So give him various kind of question to know their position. So which kind of test is taking? देखो मिस्टर राम एक एचआर मैनेजर है श्री केशव लिमिटेड कंपनी का, और वो अपने न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज को क्या कर रहा है, अकाउंट वैकेंसी के लिए जो उन्होंने एम्प्लॉय बुलाए हुए हैं उनकी प्रोफेशनल नॉलेज को चेक कर रहे हैं, जिससे तो इसलिए उनको उसी हिसाब से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ताकि उसकी वो पोजीशन चेक कर सके कि उसको क्या नॉलेज है कि नहीं है। तो किस टेस्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं, देखो इंटरेस्ट टेस्ट तो मतलब क्या होता है, ये चेक करने के लिए होता है कि वो आप देख सको कि उसका फ्यूचर में उस काम करने में इंटरेस्ट है भी या नहीं है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं की। देखो पर्सनैलिटी के बारे में भी बात नहीं करेगी कि व्यक्ति कैसा है,
कैसी उसकी सोच है, क्या उसकी वैल्यूज है, क्या उसकी बिलीफ है। कोई उसका आईक्यू नहीं टेस्ट किया गया, ये हमने क्या किया गया, ट्रेड टेस्ट, उसकी नॉलेज चेक की गई उसके पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर। तो व्हाट इज ट्रेड टेस्ट? ट्रेड टेस्ट होता है कि जब हम उस व्यक्ति की नॉलेज चेक करते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर उसकी क्या नॉलेज है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वंदना पब्लिक स्कूल हैड अ वैकेंसी ऑफ मैथ टीचर। दे वर लुकिंग फॉर अ स्मार्ट एंड रिलेटिव टीचर हैविंग अ ड्राइव फॉर एक्सीलेंस, मतलब एक अच्छे टीचर की वो तलाश के अंदर। एन एडवर्टाइजमेंट वाज गिवन इन ऑल लीडिंग डेली न्यूज। सिंस द रिस्पॉन्स वाज ह्यूज, द स्कूल एग्जामिन्ड ऑल द एप्लीकेशन, रिजेक्टेड द कैंडिडेट हु डिड नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। ठीक है ना। देयर आफ्टर अ टेस्ट वाज कंडक्टेड, उसके बाद एक टेस्ट किया गया ताकि उनकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को मेजर किया जाए। आफ्टर दैट इट फॉलोड अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड पैनल ऑफ द मैथ एक्सपर्ट्स। तो बताओ, एक्सप्लेन द स्टेप्स हैव बीन परफॉर्म्ड बाय द वंदना पब्लिक स्कूल इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। देखो सबसे पहले तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये अभी बात चल रही है हमारी किस कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, चल रही है बात सिलेक्शन की। स्टाफिंग की नहीं बात चल रही, किसकी चल रही है, सिलेक्शन की। और सिलेक्शन के अंदर कौन से स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए गए। देखो सिलेक्ट कर रहे हैं ना वो एक मैथ टीचर को, तो सिलेक्शन के अंदर उन्होंने कौन से स्टेप फॉलो किया। देखो रिक्रूटमेंट हो चुकी है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट उनके पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप कौन सा होता था, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर उन्होंने क्या किया, जिनकी सबसे पहले उन्होंने फॉर्म्स देखे और वो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं थी। अच्छा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं। तो उन्होंने कौन सा टेस्ट लिया, ध्यान से देखो, उन्होंने एग्जिस्टिंग स्किल्स कैंडिडेट की चेक करने के लिए टेस्ट लिया। मतलब क्या लिया, ट्रेड टेस्ट लिया गया। कौन सा, ट्रेड टेस्ट, की उनको काम के बारे में कितनी नॉलेज है। अच्छा, आफ्टर दैट उसके बाद इन डेप्थ जिसको चुना ना, उसके साथ इन डेप्थ कन्वर्सेशन भी किया गया, किसके द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल के द्वारा। यानी कि क्या किया गया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी लिए गए। तो इसके बाद क्या करेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद रिकमेंडेशन देखेंगे, कोई पुराने एम्प्लॉय को वो जानता नहीं जाता, फिर उसको सिलेक्ट करके जॉब ऑफर कर दिया। तो ये तीन जो थे हमारे पास स्टेप्स फॉलो किए गए किसके अंदर, सिलेक्टिंग के अंदर। गिव द नेम एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ द टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड बाय द स्कूल। तो किस स्कूल को किस टेस्ट को कंडक्ट किया है, ट्रेड टेस्ट को किया गया। ठीक है ना। तो ये क्यों किया जाता था, बिकॉज एग्जिस्टिंग स्किल को जानने के लिए किया। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रमेश इज वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हर्ष अ कारपेंटर फॉर द लास्ट 3 years टू लर्न द डिफरेंट स्किल्स ऑफ दिस जॉब। किस मेथड के बारे में बात की जाए, ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग के दो मेथड होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के अंदर हमें क्या होता है, जॉब पर रहते हुए काम सिखाया जाता है। और ऑफ द जॉब मतलब आप जॉब के ऊपर नहीं होते, लेकिन आपको एक्स्ट्रा और चीजें सेमिनार वगैरह करके आपको उस चीज की नॉलेज दी जाती है। तो इसके अंदर देखो क्या किया जा रहा है, जो रमेश है वो हर्ष की गाइडेंस के अंदर काम कर रहे हैं, जो कारपेंटर है पिछले 3 साल से, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना। काम कैसे कर रहे हैं, वो हर्ष की गाइडेंस से काम कर रहे हैं, यानी कि जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसमें एक मास्टर कौन है, मास्टर है हर्ष, और वो कौन है, रमेश है जो सीख रहा है। तो ये बेसिकली किसकी बात की गई है, इसके अंदर बात की गई है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और किसकी, एप्रिशिएटिंग ट्रेनिंग की। किसकी, एप्रिशिएटिंग ट्रेनिंग, मतलब वो ट्रेनिंग जिसके अंदर एक मास्टर होता है और उसके कुछ वर्कर्स होते हैं जो उसको वो काम सिखाते हैं। उसके बाद क्या होगा, रमेश खुद आगे से क्या बन जाएगा, खुद मास्टर बन जाएगा, फिर वो और लोगों को सिखाएगा। लेकिन अभी बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एप्रिशिएटिंग ट्रेनिंग, जिसमें एक मास्टर अपने वर्कर को काम सिखा रहा है ऑन द जॉब पे रहते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वर्कर ऑफ गार्गिया लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन अ न्यू कंप्यूटराइज्ड मशीन इंपोर्टेड बाय द कंपनी। मतलब एक नई मशीन, कंप्यूटराइज्ड इंपोर्टेड मशीन कंपनी ने इंपोर्ट की है, लेकिन वो जो वर्कर है वो उनके काम नहीं कर पा रहे बिकॉज डिमांड इंक्रीज कर रही है। वर्कर आर सीकिंग एक्स्ट्रा गाइडेंस, वर्कर को क्या चाहिए, उनके सुपरवाइजर से एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए। और द सुपरवाइजर इज ओवरबर्डन विद द फ्रीक्वेंट कॉल्स ऑफ वर्कर, वो भी परेशान हो चुकी हैं। सुजेस्ट हाउ द सुपरवाइजर इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर। देखो क्या करेंगे, वो क्या देंगे उनको, वो देंगे उनको ट्रेनिंग देंगे। और किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब। अब ध्यान से देखो, ऑन द जॉब तो ट्रेनिंग देना पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज उनको तो अभी तक काम करना ही नहीं आ रहा, क्योंकि नई मशीन है, इंपोर्टेड मशीन है, खराब भी हो सकती है। तो इसके अंदर कौन सी जॉब द ट्रेनिंग की जाएगी, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखो सुपरवाइजर है कोई, वो कोई मास्टर नहीं है जो उसको साथ के साथ काम सिखाएगा, बिकॉज सुपरवाइजर सिर्फ देखने वाला होता है, वो काम करने वाला नहीं होता। केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है, हमें लगेगा शायद ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, इसमें भी एप्रिशिएटिंग ट्रेनिंग है, लेकिन एप्रिशिएटिंग ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, एक मास्टर होता है जो खुद उस काम को कर रहा होता है और फिर वो अपने वर्कर्स को सिखाता है। लेकिन इसमें वो मास्टर तो है ही नहीं, इसमें तो सुपरवाइजर है। और सुपरवाइजर क्या खुद काम करेगा, नहीं, वो तो सबको सुपरवाइजर करता है, सिर्फ बताता है कि आप ये काम कर लो। लेकिन
जब एप्रीसेंटिंग प्रोग्राम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो मास्टर होता है वो खुद काम कर रहा होता है, वर्कर्स सिर्फ खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं। लेकिन जो इसके अंदर सुपरवाइजर क्या करते हैं, सुपरवाइजर खुद देख रहा होता है, वर्कर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब वर्करों को पता ही नहीं है, तो वर्करों को सबसे पहले क्या दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है ना। और कौन सी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि नई मशीन है, अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी शायद मशीन खराब हो सकती है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में भी क्या किया जाना चाहिए, वेस्टिब्यूल स्कूल्स, मतलब एक तरीके से एक नकली स्कूल बनाकर एक नकली ऐसी मशीन तैयार कर उस पर कैसे काम किया जाना चाहिए उन वर्करों को समझाया जाना चाहिए। उसके बाद फिर उनको उस मेन जॉब पोजीशन के ऊपर लगाना चाहिए। तो दैट इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। चलो, थैंक यू। तो ये थी हमारे पास सारी केस स्टडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी जिसको आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बताया। तो अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अदरवाइज आप उस चैप्टर को पढ़ो और केस स्टडी को देखो, आपको सारा का सारा स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट आपका हो जाएगा। थैंक यू।